हाँ स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट क्लास 4.3 पढ़ाएंगे आप लोगों को। और आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ये आज 4.2 तो कल ही हो गया था। एक्सरसाइज है 4.3, 4.3 के लिए है एक्सरसाइज 4.3। रूल्स हैं उसके। रूल्स क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे पहले तो आप जानते थे निकालना, क्लास 9 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, डिफरेंट फार्मूला। तो आज आप पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट मेथड से कैसे हम एरिया को निकाल सकते हैं। ठीक, तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालने के लिए कैसे करते हैं, ये फार्मूला मेन है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया हो इस तरीके से कि फाइंड द एरिया ऑफ एंगल विच वर्टिसेस आर, मतलब उसके वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है। वर्टिसेस का मतलब शीर्ष होता है। उनके वर्टिसेस दिए हों, जैसे आप जानते हो ये ट्रायंगल है, तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। कौन कौन? ए, बी और सी, 3 वर्टिसेस हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो जब आपको इसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तो ये है डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट। हम जानते हैं एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, और ख़ास करके एरिया हमेशा पॉजिटिव में होती है। ये 1-2 बातें हम जानते हैं, माइंड में सेव रखती है हमेशा। ठीक है। अब इसमें एक एप्लीकेशन है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब समझिए सनरेख होता है। ये ऐसे आप इमेजिन करिए, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो क्या कभी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर उसका एरिया भी नहीं मिलेगा। तो जब एरिया नहीं मिलेगा इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। ये डेल्टा किसका सिंबल है? एरिया का सिंबल है। तो दिस इक्वल टू 0। तो कभी कभी के ओ का वैल्यू निकालने के लिए या कोई भी कांस्टेंट दे देता है और उसका एरिया दे देता है, कांस्टेंट दे देता है, कहता है कोलिनियर है तो इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है। अब इसी लाइन में एक फार्मूला और है कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे आप पढ़ा करते थे कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो इसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, तो आप फार्मूला जानते होंगे, y - y1 इक्वल टू वही स्लोप x - x1 करते हैं। तो स्लोप का फार्मूला भी आप लोग जानते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट मेथड से भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाती है। वो ऐसे होती है, ये x और y क्या है? स्टैंडर्ड टर्म्स है, ये रहता ही रहता है, 1 रहता ही रहता है। और ये 2 पॉइंट्स हैं जो दिए जाते हैं, x1 y1 और x2 y2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4.3 एक्सरसाइज है। 4.3 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। यहाँ दिया गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब में प्रॉपर मालूम है। तो सिर्फ आपको फार्मूले में रखना है, फार्मूला अभी जो बताया हूँ उसमें रखना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही, बाकी तो ये सब हैं। अब जैसे ये दिखाई दे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ सब में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मालूम है, सिर्फ आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दिया गया x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इसको भी आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, लेकिन फिर भी एक बता दिया हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब गिवन हो और ये वर्टिसेस दिए हों, देखो एक कांस्टेंट है, के का वैल्यू निकालना है। इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, आइए देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब एरिया दिया जाता है तो हम उसको भाई एरिया का जो रिज़ल्ट आता है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। कंसीडर हम प्लस में करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। तो कभी भी गिवन एरिया हो तो उसका एक ऑप्शन होता है कि हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बाकी फार्मूला वही है, इसका एक्सपेंशन है, क्या है यहाँ पर 1/2। ये टोटल वैल्यू क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन से आपको ये प्राप्त होता है, टेक पॉजिटिव लेते हैं तो के का वैल्यू -2 मिलता है, जैसे ही टेक नेगेटिव लेते हैं तो के का वैल्यू 12 मिलता है। तो इस तरीके से के 2 वैल्यू प्राप्त हो जाते हैं, -2 और 12। ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 आप देखिए, यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको,
कोफैक्टर मेरे प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर आप उसको जा कर के पढ़ सकते हैं, उसमें प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में सब कुछ है, मिल जाएगा उसमें, यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो उसको आप स्टडी करिए और उसके बाद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। तो कभी भी ऐसे कंडीशन में जब आपको स्पेशली क्वेश्चन में कहा जाए कि थर्ड कॉलम के को ले करके आपको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर इवैल्यूएशन एक्सपेंडिंग एलॉन्ग थर्ड कॉलम। हमने क्या किया, सीधे सीधे एक्सपेंशन कर दिया भाई। जैसे आप लेते हो, अब यहाँ पर साइन क्या रहता है, प्लस। आपको पता है ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये देखिए प्लस माइनस और प्लस। वाई जेड लिया, किसके कोफैक्टर को लेना है, थर्ड कॉलम के। तो थर्ड कॉलम में ये लेंगे और ये लेंगे, इसके कोफैक्टर्स को लिया जाएगा और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाई साइक्लिक फैक्टराइजेशन, मतलब इसका थोड़ा बहुत फैक्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कभी कभी आता है ना कि इसको ऐसे सॉल्व करके ये लाइए। तो इसमें क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद साइक्लिक फैक्टराइजेशन जो यहाँ वर्ड लिखा गया है, इस चीज़ को समझना है आपको कि जब भी आपको साइक्लिक फैक्टराइजेशन करना हो तो आप कोई एक फैक्टर सबसे पहले कर लिया करिए। तो हमने सबसे पहले किसको ले लिया, जेड स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। कोई एक फैक्टर इसमें से निकालने की कोशिश किया करिए। तो हमने इसमें पूरे एक्सप्रेशन में से किस फैक्टर को निकालने की कोशिश किया, सिर्फ जेड माइनस एक्स को निकालने की कोशिश किया। तो जैसे जेड माइनस एक्स निकल गया, सब में कॉमन आ जाएगा। तो जेड माइनस एक्स बाहर निकल गया, कॉमन हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्म बचा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बचा, इसमें ये निकल गया, ये बचा, इसमें ये निकल गया, सिर्फ वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग टर्म होता है उसी टर्म का फिर वही प्रोसेस की कोई एक आप कॉमन बनाने की कोशिश करिए। तो हमने क्या कॉमन बनाने की कोशिश किया, वाई जेड और जेड एक्स को। इसमें से क्या कॉमन है, जेड। जेड कॉमन लिया, क्या आ गया, वाई माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाई माइनस एक्स कॉमन हो गया और ऐसे माइनस वाई, ये वाई माइनस एक्स दोनों में कॉमन हो गया। बस साइक्लिक फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपका ये टर्म आ गया। थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि ये ऑर्डर में नहीं है। देखिए, हमको एक्स माइनस वाई एक क्या होता है कि एक साइक्लिक क्रम में आना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे एक्स के बाद वाई आना, वाई के बाद जेड आना, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। वैसे यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही ही है, लेकिन फिर भी आप एक साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए वाई माइनस एक्स को जब आप एक्स माइनस वाई करेंगे तो एक माइनस आपका यहाँ हो जाएगा, एक माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो एक माइनस यहाँ। अब जैसे आप देखिए साइक्लिक ऑर्डर ऐसे होता है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ठीक है, एक्स के वाई के बाद एक्स है मतलब उल्टा है, तो इसको एक्स माइनस वाई किया, एक माइनस कॉमन ले लिया। जेड माइनस वाई भी उल्टा है, वाई माइनस जेड किया, एक माइनस इसमें भी कॉमन हुआ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। जेड माइनस एक्स अपने ऑर्डर में ही है, क्योंकि जेड के बाद से एक्स आता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आप लोग इसको स्टडी करिए और पेन कापी लेके बैठिए, मेहनत करिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपको लगता है, मैं तो जो हमें लगता है अच्छा वो बता देते हैं। आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि सर ये भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बताऊंगा। और इसको अपने फ्रेंड्स को भी उसका लाभ दीजिए और वो भी स्टडी करें, मेहनत करें, इसलिए इसको शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।